हेलो गाइस, आपके लिए एक छोटी सी लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने के लिए कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जैसे कि वो बताते हैं कि हमने अपनी जब प्रॉपर्टी खरीदी थी तो स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए या आउट ऑफ अफेक्शन या लव में हमने अपनी वाइफ के नाम से ले ली थी या जॉइंट में ले ली थी। अब उनका सेपरेशन हो गया है या डिवोर्स हो गया है और प्रॉपर्टी वाइफ लेना चाहती हैं, तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं? प्राइमा फेसी लगता है नहीं बचा सकते, जिसके नाम में प्रॉपर्टी चली गई अब प्रॉपर्टी उसी की हो गई। पर आपके पास ऐसे हस्बैंड्स के पास एक रेमेडी है। वो रेमेडी क्या है? आप जाइए एक सिविल सूट फाइल करिए। सिविल सूट आप फाइल करिए ऑस्टेंसिबल ओनर के डिक्लेरेशन के लिए या बेनामी ओनर के डिक्लेरेशन के लिए या बेनिफिशियरी ओनर के डिक्लेरेशन के लिए। ये सभी टर्म्स सिनोनिमस हैं। और बेनामी एक्ट जो है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस 2016 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अंडर में आप एक जाकर के डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल करेंगे। फिर डिक्लेरेशन के सूट के साथ साथ आप इंजंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, जो प्रोहिबिटरी एंड मैंडेटरी इंजंक्शन होती है वाइफ के अगेंस्ट में कि वो एलिएनेट ना कर दे प्रॉपर्टी को, इंजंक्शन आप लगाएंगे। और अब कोर्ट क्या क्या कंसीडर करेगा कि वो प्रॉपर्टी आपकी है कि नहीं। एक्चुअली बेनामी या ऑस्टेंसिबल या बेनिफिशियरी होता क्या है? बेनामी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कोई लेता तो अपने पैसे से है लेकिन अपना नाम नहीं देता। ऐसी प्रॉपर्टीज को आप हिंदी में इसे अगर अलग अलग करके देखेंगे, बे माने विदाउट, नामी नाम नहीं है उसमें, जो रियल ओनर है उसका नाम नहीं है। फिर अब आप इसे प्रूव कैसे करेंगे कि ये आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने तो वाइफ के नाम में ली थी। जब आप ऐसी डिक्लेरेशन के लिए सूट लगाएंगे तो फाइल करेंगे तो कोर्ट कुछ चीज़ें कंसीडर करेगा। सबसे पहली चीज़ कि फंड्स कहाँ से आए थे, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या था, वो किसने पैसा दिया था प्रॉपर्टी को लेने के लिए। दूसरी बात, प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में रही है और अभी है। तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट कि प्रॉपर्टी के खरीद लेने के बाद भी जो प्रॉपर्टी के टाइटल डीड हैं, जो पेपर हैं, जो ओनरशिप के, वो किसके पास है, कौन कैरी करता है। अगर हस्बैंड ही कैरी कर रहा है, उसी ने पैसा लगाया है, तो ये बातें इंडिकेट करती हैं कि वो ही इसका ऑस्टेंसिबल ओनर है। फिर वो देखेंगे कि अगर लोन का रीपेमेंट हो रहा है तो रीपेमेंट किस सोर्स से हो रहा है, हस्बैंड के अकाउंट से जा रहा है, हस्बैंड उसको रीपे कर रहा है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों को एटसेट्रा कोर्ट कंसीडर करता है और ये देखता है कि क्या सच में हस्बैंड एक बेनामी ओनर है और उसने सिर्फ नाम के लिए, दिखाने के लिए ली थी। यहाँ पर आप अपनी जो अपने फेवर में प्ली देंगे वो क्या देंगे कि मैंने अपने वाइफ के नाम में क्यों ली थी, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन। इवन आप ये भी दे सकते हैं अपनी प्लीडिंग में कि स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है इसलिए आपने दी। इट्स नॉट इलीगल, ठीक है। तो अब आप ये करेंगे और अगर कोर्ट में आप प्रूव कर ले जाते हैं ये सारी बातें, कोर्ट को ऐसा यकीन हो जाता है, तो आपको एक डिक्लेरेशन टाइटल मिल जाएगा और वो प्रॉपर्टी आप अपने नाम में ले पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो ये था एक फेवरेबल प्रोविजंस जो हस्बैंड्स के लिए ज़्यादातर लगता है कि मतलब उन्होंने ऐसा किया और फिर बाद में उनको दिक्कत हुई। तो ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।